जितना भी आपको दिख रहा है वो वृत्त नहीं है, ये वृत्त का अंतभाग है, मतलब इंटरनल पार्ट ऑफ द सर्किल, ये अंतभाग। और इधर जो इधर साइड में रहता है ये वृत्त का बाह्य भाग है। यदि कोई समतल है, समतल में यदि अपन वृत्त बनाएं, कोई प्लेन है, प्लेन में यदि हम वृत्त बनाएंगे तो ये वृत्त का अंतभाग और जो बाहर साइड में है वो आउटर पोर्शन ऑफ द सर्किल, यानी वृत्त का बाह्य भाग। और जो लाइन दिखेगी अपन को, अपन यदि प्रकार रख के बनाएंगे तो जो लाइन दिखेगी वो वृत्त है। जो लाइन अपन को जो चारों तरफ का घेरा दिखेगा वो है वृत्त, और घेरे के अंदर वृत्त का अंतभाग और घेरे के बाहर वृत्त का बहिर्भाग। और जो घेरा है वो वृत्त है, और उसी घेरे की लंबाई यदि अपन नाप लें उसी को अपन परिधि कहती है। ये सर्कल है और सर्कल का एक केंद्र है। इस केंद्र को हम इसकी परिधि पर कोई बिंदु है उससे मिला दें तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो रेडियस यानी त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने से बना रेखाखंड, यानी वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। तो ये भी वृत्त की त्रिज्या है। इसको यदि अपन किसी दूसरे उससे मिला दें तो ये दूसरी त्रिज्या हो जाएगी, है ना। इसको हम इधर मिला दें तो वो भी त्रिज्या हो जाएगी। यानी वृत्त में कितनी त्रिज्या होती हैं? इनफाइनाइट। केंद्र से वृत्त की परिधि पर कोई भी बिंदु को मिला दें वो उसकी त्रिज्या हो जाएगी। बस शर्त ये है कि वो केंद्र से होना चाहिए, केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी। इस प्रकार से ये इसकी लंबाई हो जाएगी कि इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को अपन नाप लेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या का जो दुगना है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक है, और इसको डबल कर दें तो वो उसका व्यास हो जाएगा। तो इसको यदि अपन ने ये डबल कर दिया, इसी को सीधा इधर ले गए तो ये इसका व्यास हो गया। तो त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो व्यास क्या हो गया? ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर हों, यानी वृत्त की परिधि पर दोनों सिरे होना चाहिए और सेंटर से पास होना चाहिए, तो वो उसका व्यास हो जाएगा। जीवा क्या होती है? जीवा में सिर्फ वृत्त पर स्थित दो बिंदु होना चाहिए। अब जो वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड करती है। त्रिज्या भी दो पार्ट में डिवाइड करती थी। वृत्त की ये क्या है? त्रिज्या। और दूसरी ये वृत्त की त्रिज्या है। ये दो वृत्त की त्रिज्याएं हो गई, दो इसकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो दो त्रिज्याओं के बीच में ये वाला या ये वाला, दो त्रिज्याओं के बीच में वृत्त का जो भाग होता है वो त्रिज्यखंड या सेक्टर कहलाता है। तो ये इसका सेक्टर हो गया और ये भी इसका सेक्टर है, क्योंकि त्रिज्याओं के बीच में वृत्त का जो भाग रहता है, तो वृत्त का भाग जो दो त्रिज्याओं के बीच में घिरा रहता है वो वृत्त का त्रिज्यखंड या सेक्टर कहलाता है। तो ये इसका छोटा वाला त्रिज्यखंड हो गया और ये इसका बड़ा वाला त्रिज्यखंड हो गया। तो इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड और इसको बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर। और जीवा के द्वारा जो वृत्त के दो टुकड़े होते हैं, जो त्रिज्या ने वृत्त के पार्ट किए, और मान लो जीवा उसके पार्ट करती है किसके? सर्किल के। जैसे मान लो यही है, ये जीवा है। जीवा ने वृत्त के दो पार्ट कर दिए, एक ये छोटा वाला पार्ट हो गया और ये बड़ा वाला पार्ट हो गया। तो ये इसकी जो चाप है ना, चाप यानी जो आर्क है इसका, वृत्त की परिधि है, परिधि का कोई हिस्सा उसका चाप कहलाता है। पूरी की पूरी क्या वही इसकी परिधि, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का कोई जो पार्ट रहता है वो उसकी चाप या आर्क कहलाता है। तो जो चाप और जीवा के बीच में जो वृत्त का क्षेत्र घिरा है वो सेगमेंट या वृत्तखंड कहलाता है। त्रिज्या के बीच में जो घिरा रहता है वो त्रिज्यखंड, और जीवा से जो वृत्त के दो टुकड़े होते हैं वो वृत्तखंड, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। तो ये माइनर सेगमेंट और जो मेजर सेगमेंट, ये सेगमेंट होता है। तो ये कौन सा? जीवा और चाप के बीच में जो वृत्त का भाग घिरा रहता है, तो जिस अपना सेगमेंट हो गया यानी वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन घटा दें,
पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से। तो कौन सा आ जाएगा? वृत्तखंड का। यानी ये आपका पूरा क्या है? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ये अपन ने प्रोसेस बता दी है, करेंगे तो अपन मैनुअली उसको कैसे करेंगे ये भी हम एक वीडियो आपको शेयर कर देंगे कि हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड होता क्या है। वृत्तखंड ये आपका जीवा वृत्त के जो 2 पार्ट करती हैं वो प्रत्येक पार्ट वृत्तखंड कहलाता है। और एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। उसको इंग्लिश में सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब त्रिज्या जो करती है 2 पार्ट, तो जैसे ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या ने वृत्त के 2 पार्ट कर दिए, एक ये वाला कर दिया, एक ये वाला कर दिया, तो वो त्रिज्यखंड कहलाता है, यानी सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर का फॉर्मूला तो हमने आपको बताया था θ/360 गुणा πr²। लेकिन जी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे कि जो पूरा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हट जाएगा तो जो बचेगा वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से अपन उसको ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त के परिमाप को परिधि, तो जो परिधि है उसका कोई भाग, कोई पार्ट वो चाप कहलाता है। तो जैसे मान लिया कि जीवा ने वृत्त का इतना चाप अलग कर दिया, ये पूरा सर्कल बन रहा था और सर्कल में ये इतना पार्ट अलग हो गया, तो वो जो चाप हो गया उस चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 गुणा 2πr। इसको भी आप साइड में आप देख सकते हो, इसका फॉर्मूला है θ/360 गुणा 2πr। आर क्या है? इसकी त्रिज्या, ये चाप की लंबाई, जी जो चाप रहती है ये चाप की लंबाई। और यदि हम पूरा कर देंगे तो वो परिधि बन जाएगी जिसको अपन कहते हैं 2πr। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, इसका पूरा जो एरिया है वो है πr²। अब वृत्त में हम और क्या क्या कर सकते हैं? ये वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा केंद्र पर कितना कोण बनाती है? ये जीवा है, केंद्र पर कितना कोण बनाती है? तो हमने ये इसको मिला दिया, तो ये जो एंगल है वो एंगल इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। तो इस जीवा ने केंद्र पर कितना एंगल बनाया? ये वाला। और इस जीवा ने सर्किल पर कितना एंगल बनाया? तो ये वाला, इसको अपन कहेंगे। तो ये जीवा है, जीवा ने वृत्त पर कितना बनाया और केंद्र पर कितना बनाया? जी वृत्त पर बनाया। इधर भी अपन कह सकते हैं जी वृत्त पर बनाया, है ना। इस साइड भी हम कह सकते हैं जे भी वृत्त पर बनाया। तो किसी जीवा ने, ये पूरा जीवा है, जीवा ने ये वृत्त पर बनाया। तो जीवा ने केंद्र पर जो एंगल बनाया और जीवा ने जो वृत्त पर एंगल बनाया, उनमें क्या रिलेशन होता है? तो अपन ये देखें कि ये एंगल हो गया जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण। और यदि हम इसी को ऊपर मिला दें, ऐसा मिला दें, कहीं पे भी ऐसा, तो ये ध्यान से देखें कि ये जो जीवा है, ये आपकी जीवा है, जीवा ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया? ये वाला। और इसी जीवा ने वृत्त पर कितना एंगल बनाया? ये वाला। तो केंद्र पर बना कोण वृत्त की जीवा द्वारा परिधि पर या वृत्त पर बने कोण का दुगना होता है, यानी जिस केंद्र वाला डबल होगा। यदि ये 30 का है तो ये वाला कितना होगा? 60 का। जो 15 का है तो ये क्या होगा? 30 का। या जे 30 का तो वो 15 का। यानी केंद्र से आधा होता है वृत्त पर जो बनता है, वृत्त की परिधि पर बनता है, बस जीवा ने बनाना चाहिए। यदि हम इसको हम इधर मिला दें ऐसा सामने, जो जीवा है, जीवा ने जो केंद्र पर कोण बनाया, जो केंद्र पर कोण बनाया, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण और जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर जो एंगल है वो डबल होगा इससे। यदि ये 30 का तो ये 60 का होगा। और किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण से वृत्त पर
बना कोण आधा होता है, क्योंकि जो वृत्त पर बना कोण है तो केंद्र से वो आधा होता है और केंद्र का उससे दुगना होता है। इस प्रकार इनमें रिलेशन होते हैं, इसको आप प्रैक्टिकली अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये क्या है, व्यास। व्यास वृत्त को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये पूरा जो व्यास है, व्यास वृत्त को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, प्रत्येक पार्ट अर्धवृत्त कहलाता है। तो अर्धवृत्त में जो एंगल बनता है, यानी ये व्यास ने इस पर जो एंगल बना, तो अर्धवृत्त के अंदर जो कोण बना, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला, इस प्रकार से। तो ये आधे वृत्त के अंदर कोण बना, ये वाला एंगल, तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। यानी अर्धवृत्त के अंदर बना कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। यदि इसको यहाँ पर नहीं बनाए, यहाँ पे बनाएं, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। यदि अपन इसको नापें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। एक लाइन जी है, एक लाइन जी है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। यदि हम इसको इधर नहीं करें, इधर करें, तो ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। मतलब अर्धवृत्त के अंदर जितने भी एंगल होंगे वो सारे 90 डिग्री के होंगे। तो अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का यानी सेमी सर्कल का जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री का होता है। ये जीवा है, इस जीवा ने सर्किल पर जो एंगल बनाया, मान लिया यहाँ पर बनाया, यहाँ पर इसने यहाँ पर एंगल बनाया, ये जीवा ने ये एंगल, और इसी जीवा ने सर्किल एक दूसरे किसी पॉइंट पर एक एंगल और बनाया, मान लो यहाँ बनाया ऐसा। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ये वाला भी, क्योंकि उसी जीवा ने ये वाला एंगल बनाया और उसी जीवा ने ये वाला एंगल बनाया। तो वृत्त की परिधि पर जितने भी एंगल होंगे उसी जीवा के द्वारा, उसी कोड के द्वारा बने होना चाहिए, तो वो सारे के सारे इक्वल होंगे। ऐसे ये वाला है, इसको यदि हम यहाँ से कर दें, इधर कर दें, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल, क्योंकि इसी जीवा ने इसको बनाए। तो ये भी कैसे होंगे, इक्वल, इसी जीवा के द्वारा। इसको यदि हम इसको यहाँ पे मिला दें ऐसा, ये वाला एंगल भी और ये वाला भी एंगल कैसा होगा, इक्वल होगा। इसको यदि अपन कहीं पे भी मिला दें, इसको हम यहाँ पे मिला दें यहाँ पर, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल। लेकिन यदि ये सेंटर पर है और ये कहीं पर भी है ऐसा, तो इस जीवा ने इस जीवा के द्वारा, इस जीवा के, ये जीवा है, इस जीवा के द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, क्योंकि इस जीवा ने जो परिधि पर बना एंगल बनाया और जो केंद्र पर बनाया, इस जीवा ने ये केंद्र पर बनाया, तो इस एंगल से ये वाला एंगल आधा होगा, क्यों कि ये सेंटर पर एंगल है और ये वृत्त पर एंगल है। तो अभी अपन ने देखा था कि परिधि पर जो एंगल होता है वो आधा होता है केंद्र पर बने कोण से, किसी जीवा के द्वारा बनाया गया हो। तो ये सेम जीवा ने सेंटर पर बनाया और उसी जीवा ने वृत्त पर बनाया, तो ये वाला एंगल आधा होगा सेंटर वाले से, या सेंटर वाले का डबल होगा इससे। यदि जितने का मान लो ये 30 का है तो ये केंद्र का 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। इस प्रकार से कहीं पे भी अपन बना सकते हैं। इस साइड इधर भी बनाएंगे ऐसा, तब भी ये वाला एंगल से ये वाला एंगल, ये वाला आधा होगा, सेंटर वाला दुगना होता है और ये आधा होता है। इस प्रकार हम इस सर्किल की सहायता से उसके पार्ट, उसकी जीवा के द्वारा केंद्र पर बने कोण, उसकी परिधि पर बने कोण, बहुत सारी आकृतियाँ, बहुत सारे थ्योरम, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं।